नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की हिंदी के पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 का 16वां पाठ, पानी की कहानी। पानी से हम सभी लोग परिचित हैं। अपने दैनिक जीवन में हम पानी का प्रयोग करते हैं और बहुत अधिक प्रयोग करते हैं। प्रस्तुत पाठ एक निबंध है जो रामचंद्र तिवारी द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में लेखक पानी की कहानी को पानी की जुबानी प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए पाठ के माध्यम से समझते हैं। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती की सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। यहाँ पर ओस की बूंद अर्थात पानी की बूंद का मानवीकरण किया गया है और यह दिखाया गया है कि लेखक की दृष्टि पड़ते ही वह रुक गई। थोड़ी देर में मुझे सितारों के तारों की सी झनकार सुनाई देने लगी। सितार अर्थात एक वाद्य यंत्र होता है। तो जब लेखक ने पानी की बूंद को अपनी कलाई पर, अपनी हथेली पर ठहराया तो लेखक को उस वाद्य यंत्र की तारों की झनकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के 2 कण हो गए हैं, यानी कि पहले जो एक बूंद दिखाई दे रही थी अब उसके 2 कण हो गए हैं और वे दोनों हिल हिल कर स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हों। उस सुरीली आवाज में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज आई, सुनो सुनो। अब ये सुनो सुनो कौन बोल रहा है? लेखक के अनुसार यह पानी की वह ओस की बूंद कह रही है। अब मुझसे न रहा गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूं, जानता हूं। मैंने कहा, लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी मालूम है। लेखक ने उत्तर दिया, मैं बेर के पेड़ में से आई हूं। ऐसा उस बूंद ने कहा। झूठी, मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है? बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। यानी कि जब बेर को लगा कि लेखक उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा है तो वह अपना दुख जताने के लिए हिली। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मेरे कणों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। कैसे? मैंने पूछा। वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीन कर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। अब देखिए इस गद्यांश में क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है। इस गद्यांश में वही बातें बताई जा रही हैं जो प्रकृति में होती हैं। जैसे कि प्रकृति में जो नमी के रूप में पानी की बूंदें जमीन में मिट्टी के कणों में पाई जाती हैं और जो पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वह उन नमी को अर्थात उन पानी के कणों को अपने भीतर खींच लेती हैं। वे उस पानी को अपने अंदर लेकर भोजन बनाने के लिए प्रयोग करती हैं और जब भोजन बनाने के बाद जो अवशोषित जल होता है उसे अपने पत्तियों के माध्यम से बाहर निकाल देती हैं। तो उसी क्रिया को वह पानी की बूंद बता रही है। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। यानी कि जो पेड़ हमें बड़े बड़े दिखाई देते हैं वो पेड़ यूं ही बड़े नहीं हो जाते हैं। उसमें पानी, मिट्टी
आदि का योगदान होता है। तो पानी के कण बता रहे हैं कि ऐसे ही पानी के कई कण जो थे वो पेड़ की जड़ों द्वारा खींच लिए गए और उस पानी से या उसमें जो भी मिनरल होते हैं उनको लेकर वो पेड़ क्या होता चल गया, बढ़ता चला गया। इस प्रकार पानी की जो बूंदें हैं उनके प्राण नाश हुए, अर्थात वे समाप्त हो गई। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। मैं कांपी, दूर भागने का प्रयत्न किया, किंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए में खींच ली गई। अर्थात जब पानी की बूंद जड़ों की रोए की संपर्क में आते हैं तो वह उनके द्वारा खींच लिए जाते हैं। उसी प्रक्रिया को पानी की बूंद द्वारा यहाँ पर बताया गया है। फिर क्या हुआ, मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ चली थी क्योंकि पानी की बूंद अपनी कहानी बता रही थी और लेखक को उसमें काफ़ी दिलचस्पी आ रही थी और वे आगे पूछने लगे। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा हो। मेरा एक भाई भी वहां लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच पिस चली। अब इस प्रक्रिया में वो बता रही हैं कि एक के बाद एक पानी की बूंदों को पेड़ के रोहों द्वारा पेड़ के भीतर खींचा जा रहा है। मैं लगभग 30 दिन तक यह सांसत भोगती रही, यानी कि 30 दिन तक वह जड़ से लेकर पत्तों तक पहुंचने की प्रक्रिया में रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं और वायुमंडल में इतने जलकण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहां स्थान नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। अब इस गद्यांश में देखिए कौन सी बात कही जा रही है। जब पानी की बूंद पेड़ों की पत्तों तक पहुंच जाती है तो उसके छेदों से बाहर तो निकल आई है, लेकिन अगर दिन का समय होता, सूर्य की गर्मी होती, तो वायुमंडल में हवा जो थी वो हल्की होती और वह आसानी से वायुमंडल में मिल जाती। लेकिन उस समय रात हो चुकी थी और रात के समय पे वायुमंडल में गर्मी ना होने के कारण और जलकण अत्यधिक होने के कारण हवा अत्यधिक भारी हो चुकी थी और वह हवा में नहीं जा सकती थी। इसीलिए वह पानी की बूंद के रूप में पत्तों पर ही पड़ी रही और अब वह लेखक के पास उसके हाथ पर आ चुकी है। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें न छू सकेगा। भैया, तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी जो तो तुम्हारा हाथ तनिक भी ना दुखेगा, अर्थात फिर तुम्हें मेरी सहायता करने में किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं लगेगी जब तुम्हें पता चलेगा कि मेरे जीवन में किस तरह की घटनाएं होती हैं। इस प्रकार वह पानी की बूंद प्रातःकाल तक लेखक से उसके हाथ पर आश्रय मांगती हैं। लेखक कहते हैं, अच्छा सुनाओ। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हाइड्रोजन अर्थात हाइड्रोजन और ओशजन अर्थात ऑक्सीजन नामक दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं हैं? लेखक बीच में ही उसे टोककर पूछते हैं। उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं।
हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उसकी आंखें चौधियाने लगी। वह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। जो जो पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता था। वह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसका महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रह राज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। वैसा न हुआ। वह सूर्य से सहस्त्रों मील दूर से ही घूमकर चला गया। परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला गया। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव न संभाल सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। ऐसा, परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी? अब लेखक उत्सुकतावश आगे की कहानी जानना चाहते हैं। मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया। और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ओजोन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। ये चीज़ आप लोगों ने अपने साइंस में भी पढ़ी होगी। जो पानी है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच होने वाली रासायनिक क्रिया के कारण ही बनता है। तो पानी बता रहा है कि अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया से ही मैं उत्पन्न हुई हूँ। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया और मुझे उत्पन्न किया। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। जब तापमान बहुत कम होता है तो जो पानी है वह बर्फ के रूप में जम जाता है। तो वो उसकी भूत कह रही है कि जब मुझे होश आया तो मैं क्या बनी हुई थी? बर्फ बनी हुई थी। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, अब वह अत्यंत छोटा हो गया था। वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया था। ऐसा हमें पता है, गैस जो होता है वो अत्यधिक आयतन घेरता है, जबकि जो ठोस है उसका आयतन जो होता है वो बहुत कम होता है। तो वो कह रही है मैं अब गैस या जलवाष्प की अपेक्षा 17वां भाग ही मेरे शरीर का रह गया था। मैंने देखा मेरे चारों ओर असंख्य साथी बर्फ बने पड़े थे। जहां तक दृष्टि जाती थी बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने, कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहां। बड़े आनंद का। कितने दिनों तक? कई लाख वर्षों तक। कई लाख? हाँ, चौको नहीं। मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। यानी कि दाल जब हम काफ़ी मात्रा में पकाते हैं तो उसमें नमक 1 चम्मच 2 चम्मच इतना पड़ता है। तो वो कह रहे हैं कि मुझ पानी के जीवन में जो 100-200 वर्ष हैं वो दाल में नमक के समान है, अर्थात बहुत कम है। मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान अपने आप को धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली। ये लेखक बोल रहे हैं। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियां सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हों। सबके मुख पर हवाइयां उड़ने लगी। अब क्या होगा? अर्थात उनको अपना जीवन संकट में लग रहा था। इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहने का साहस हम में न था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो रहे हैं। यानी कि अत्यधिक बर्फ की मोटी परत हो गई थी जिसके कारण नीचे का जो भाग था वह पिघल रहा था। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर पर हम फिसल चले हैं। अर्थात नीचे की परत तरल हो जाने के कारण ऊपर का जो बर्फ का हिस्सा था वह भी उस पानी के साथ नीचे की ओर बह रहा था, फिसल रहा था। मैं कई माह समुद्र में इधर उधर घूमती रही। यानी कि वो बर्फ की नदियों के साथ में वह पानी की बूंद समुद्र तक पहुंच गई और समुद्र में घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई।
यानी कि पानी की गर्म धारा से मिलने के कारण धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ की और इसके फलस्वरूप में पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। यानी कि तब तक वो ठोस रूप में ही थी, उस गर्म धारा से मिलने के बाद वह पिघलकर पानी बन गई और समुद्र में मिल गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है। यानी कि समुद्र कहने से ही हम क्या समझते हैं, जहाँ बहुत अधिक मात्रा में पानी है। तो उसकी अर्थात पानी का यही कहना था कि आज तक वह भी यही समझती थी कि समुद्र में केवल पानी होता है, पानी का ही राज्य है। परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है और उसमें निरा नमक भरा पड़ा है। पहले पहल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया, जी मचलाने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन हो चला, अर्थात उसे अब उसकी आदत हो गई थी। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ किया, यानी कि समुद्र की गहराई में जाना प्रारंभ किया। मार्ग में मैंने विचित्र जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंघे, जालीदार मछलियां, कई कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियां देखी। एक मछली ऐसी दिखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी। उसके 8 हाथ थे, वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था, सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी, यानी कि एक मछली थी जिससे प्रकाश निकल रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो लालटेन लेकर घूमने लगी थी। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखाती थी। इसका प्रकाश देखकर कई छोटी छोटी अनजान मछलियां इसके पास आ जाती थी और जब यह भूखी होती थी तो पेट भर उनका भोजन करती थी। अर्थात प्रकाश के लिए अन्य मछलियां उसके पास में आती थी और वह मछली उनको खा जाती थी। विचित्र है, लेखक ने कहा। जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो देखा कि वहां भी जंगल है। छोटे ठिगने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत में उगे हुए हैं, अत्यधिक मात्रा में उगे हुए हैं। वहां पर पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट, अंधे तथा महा आलसी हैं। ये समुद्र के भीतर की बात पानी की बूंद बता रही है। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया कि ऊपर लौट चले, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। यानी कि एक बार समुद्र की तह में अर्थात गहराई में चले जाने के बाद ऊपर आना पानी की बूंद के लिए असंभव सा था। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। यानी कि अब उसे लगा कि वह अब नीचे जो पानी है वो ऊपर नहीं आ सकता, तो वह जमीन के भीतर घुस गई। यह मेरे लिए कोई नई बात न थी। करोड़ों जलकण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। यानी कि जो भूभाग होता है समुद्र के नीचे, उसमें अगर जल की बूंद चली जाती है तो वह फिर भूमि की सतह में पहुंच जाती है। तो इसी तरह वो अपनी जान बचाते हैं, यानी कि पानी से दूर जाते हैं। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति में वहीं पड़े रहना ठीक था, परंतु हम में कुछ उत्साही युवा भी थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छिपा हुआ है। यानी कि कुछ बूढ़ों ने तो ये निश्चय किया कि यहाँ पे हम सेफ जगह में हैं, हम यहीं रहेंगे। लेकिन जो पानी की बूंद थी जो अभी लेखक के हाथ में है, और उसकी कुछ साथी बूंदें ऐसी थीं जो चाहती थी कि वह पृथ्वी के हृदय में घूमकर अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगी।
अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम भी न था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। आपके अनुमान से वो कहाँ थे? वो उन चट्टानों में जिनमें मैग्मा पड़ा रहता है, उस जगह पर वह पहुंच चुकी थी। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जाते थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुंचे जहां तापक्रम बहुत ऊंचा था, अर्थात बहुत गर्मी थी। यह हमारे लिए असह्य था, यानी कि ना सहने योग्य था। हमारे अगुआ यानी कि जो हमारे आगे आगे चल रहे थे कांपे और देखते देखते उनका शरीर ओशजन और हद्रजन में विभाजित हो गया। अर्थात वो पानी की बूंद जो ओशजन और हद्रजन अर्थात ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के सम्मिश्रण से बनी हुई थी, वह पुनः ओशजन और हद्रजन में बढ़ गई। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक ओर निकल भागी, अर्थात उस तापमान वाले क्षेत्र से दूर दूसरी ओर चली गई। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ और हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े थे। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है। उसमें धुआं, रेत, पिघली धातुएं और लपटें निकल रही हैं। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी, अर्थात ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी फटता है तो उसके भीतर की जो पिघली हुई धातुएं हैं, धुआं है, रेत हैं, लपटें हैं और पानी की बूंदें सब बाहर निकलती हैं। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो, लेखक ने कहा। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़ गए, यानी कि वह पानी की बूंद अब जलवाष्प के रूप में फिर से वायुमंडल में घूमने लगी थी। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए। वह हमें पीठ पर लादे कभी इधर ले जाती तो कभी उधर ले जाती, यानी कि आंधी में वो पानी की बूंदें इधर उधर जा रही थी। वह दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोले करते फिरते थे। किलोले मतलब खुशी भरी आवाजें करते हुए घूम रहे थे। बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुकाए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। अर्थात भाप जल कणों के मिलने के कारण हम भारी हो गए, बादल बने, नीचे आए और फिर पानी की बूंद बनकर नीचे धरती पर आ गए। मैं एक पहाड़ी पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचेली हो एक ओर बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारनी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। यानी कि पानी के वह बूंद अपने सफर के प्रत्येक पड़ाव में आनंद के साथ में विचरण कर रही थी, चाहे वो जलवाष्प के साथ हो या समुद्र में खोज करने से संबंधित हो या पृथ्वी की तहों में जाकर उनके रहस्यों को जानना हो। यानी कि हर तरह में जीवन के हर पड़ाव में वह आनंद खोज रही थी और आज भी वह पत्थरों के ऊपर कूदती फांदती किलकार मारते हुए आनंदित हो रही है। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूट टूट कर खंड हो गया। जैसा कि पानी की बूंद पड़ने से पत्थरों के टुकड़े हो जाते हैं, यह जो तुम इतनी देर देखते हो पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। यानी कि बार बार पानी के टकराने के कारण जो पत्थर क्या हो जाता है, टूट जाता है और उसके छोटे छोटे टुकड़े होकर वह रेत बन जाते हैं। तो उसी घटना को यहाँ पर वो बता रही हैं। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती। यानी कि पत्थर जिसे हम कठोर मानते हैं वह भी पानी के आगे क्या हो जाते हैं, बेबस हो जाते हैं और टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अपनी विजयों से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। जैसे पहाड़ों में क्या होती रहती हैं, बारिश आने पर पानी की छोटी छोटी धाराएं बन जाती हैं, तो उसी तरह पहाड़ों में एक धारा बह रही थी जिसमें जाकर वह पानी की बूंद मिल गई।
सरिता के वे दिवस बड़े मजे के थे। सरिता नदी का पर्यायवाची है, तो जब वह नदी का एक कण बन गई थी तो वह समय भी उसे बहुत आनंदित कर रहा था। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखलाकर उन्हें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं वो क्या है? चिमनियों से निकलने वाली गैसें अर्थात धुआं। मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बड़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दे दिया। अर्थात जब वह पानी की बूंद उसको देखने के लिए आगे बढ़ी तो जो ही मैं उसके पास पहुंची, अपने और अपने साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। यानी कि वो फिर एक मोटे नल में उसे खींच लिया गया। कई दिनों तक मैं नल नल घूमती फिरी। मैं प्रतिक्षण उनमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेड़ के पेड़ के पास पहुंची। और उसके बाद की कथा वो पहले ही बता चुकी हैं। बेड़ के पेड़ की जड़ों की रोए ने उसे अपने अंदर खींच लिया और 1 माह का समय पेड़ की तनों में काटने के बाद उसके पत्ती तक वह पहुंचती है और उसके बाद जलवाष्प बनकर बाहर आ जाती हैं और लेखक के हाथ पर आ चुकी हैं। तो इस प्रकार पानी की उस बूंद ने अपना सफ़र लेखक के सामने व्यक्त किया। वह रुकी। सूर्य निकल आए थे। बस, मैंने कहा, हाँ बस यही सब कुछ। हाँ, मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे ही सूर्य गर्मी प्रदान करता है वातावरण में, वैसे ही जो पानी की बूंदें हैं वो क्या हो जाती हैं? हवा में मिल जाती हैं, वाष्प कणों में बदल जाती हैं और वह फिर वायुमंडल में तिरने लगती हैं। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई और जलवाष्प बन गई। इस प्रकार पानी ने अपना सफ़र दोबारा से जलवाष्प के रूप में शुरू कर लिया। रामचंद्र तिवारी जी ने इस निबंध के माध्यम से पानी के सफ़र को हमारे सामने रखा है और वह किन किन परिस्थितियों में किस तरह जलवाष्प से पानी से नदी समुद्र का सफ़र पार करते हुए पेड़ पौधों को सिंचित करना और किस तरह से वह वायुमंडल में अपना एक चक्र बनाती है, वह सब एक निबंध के माध्यम से पानी की जवानी हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया। आशा है आप लोगों को पाठ समझ में आया होगा। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।